हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसके पीछे लेक्चर में हमने बात किया था रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, और हमने ये कहा था कि किसी भी रिएक्शन का रेट क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। अगर हम किसी भी रिएक्शन के रेट के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितने की चेंजिंग आई एक यूनिट टाइम में, उसी को हम उस रिएक्शन का क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो दो तरीके से हो सकता है, एक आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो सकता है, दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो अगर हम बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो हम कहते हैं कि वह रेट ऑफ रिएक्शन जो एक फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होता है। मतलब अगर हम किसी भी रिएक्शन का रेट जो है एक फाइनाइट टाइम में, एक टाइम इंटरवल में क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर हम किसी भी रिएक्शन का रेट जो है वह एक इंस्टेंट टाइम पर फाइंड आउट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो दो तरह के रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं, एक आपका होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा आपका होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम किसी भी रिएक्शन का रेट जो है अगर एक एवरेज टाइम में फाइंड आउट करते हैं तो उसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि आप जो है कोई रिएक्टेंट आपने एक टाइम 0 रखा और टाइम 0 पे आपने कोई रिएक्शन स्टार्ट किया, ठीक है। हम मान लेते हैं कि शुरू में हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना था, 4 मोलर, और आपने रिएक्शन को क्या किया, स्टार्ट किया, टाइम 0 है। आफ्टर 10 मिनट्स के बाद मान लीजिए कंसंट्रेशन को कितना मिला, 2 मोलर मिला। तो मैं पूछूं कि बताइए इस रिएक्शन का रेट क्या है, तो आप क्या कहोगे, सर चेंजिंग कंसंट्रेशन अपॉन चेंजिंग टाइम। आप कहोगे सर 2 - 4 10 - 0, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, और आगे क्या लग जाएगा, माइनस। तो ये क्या है, -2 अपॉन 10, माइनस माइनस कैंसिल, ये क्या आ जाएगा आपका 1/5, मतलब 0.2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपने जो रिएक्शन का रेट निकाला वह एक टाइम इंटरवल के बीच निकाला। आपने एक टाइम इंटरवल के बीच में आपने उस रिएक्शन का क्या फाइंड आउट किया, रेट फाइंड आउट किया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये रिएक्शन जो है, ये जो रिएक्शन हो रहा है, जैसे ही टाइम जो है वो 5 मिनट पहुंचा तो एट 5 मिनट पे इस रिएक्शन का रेट क्या था। जैसे ही 5 मिनट पे रिएक्शन पहुंचा तो उस 5 मिनट पर रिएक्शन का रेट क्या था। तो अगर आप एक पार्टिकुलर टाइम पे किसी रिएक्शन का रेट निकालते हो तो उस केस में हम बोलते क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि वो टाइम क्या है, इंस्टेंट टाइम है, जहां पर डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी आपका है टेंड्स टू 0, जहां पर डेल्टा टी क्या है, 0 के बराबर है। तो हम ये कहते हैं कि किसी भी रिएक्शन का, जब भी हम किसी भी रिएक्शन का क्या निकालते हैं, रेट निकालते हैं, और हम किसी भी रिएक्शन का क्या निकालते हैं, रेट निकालते हैं। तो देखिए और एक फाइनाइट टाइम में फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे हम कह सकते हैं R = चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ C, चेंजिंग कंसंट्रेशन अपॉन चेंजिंग टाइम प्लस माइनस। लेकिन अगर यही डेल्टा टी क्या हो, टेंड्स टू 0 हो, तो उस केस में ये जो रेट होता है वह इंस्टेंटेनियस रेट कहलाता है। और उस केस में इसको मैं कैसे राइट करता हूं, प्लस माइनस dc अपॉन क्या होगा, dt, dc अपॉन dt। समझ में आ रहा है, dc अपॉन dt।
क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अब इसमें दोनों में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है लिखने के तरीके में। अगर आपका एवरेज रेट है तो आप डेल्टा यूज करिए, और इंस्टेंटेनियस रेट है तो क्या यूज करिए? स्मॉल डी यूज करिए। तो अगर कोई भी रिएक्शन है, अगर वो एक फाइनाइट टाइम में हो रहा है तो उसको हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, और अगर एक एक्सटेंड टाइम पर कंप्लीट हो रहा है या एक एक्सटेंड टाइम पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसी को अगर हम बाई ग्राफ समझते हैं, देखिए अगर हम इसी को बाई ग्राफ समझें, मैंने ये कहा कि यहां पर मैंने ले लिया कंसंट्रेशन और यहां पर हमने ले लिया टाइम। कंसंट्रेशन और ये क्या है? टाइम। ठीक है, हम कह रहे हैं कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट R जो है प्रोडक्ट P में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट R है जो प्रोडक्ट P में क्या हो रहा है? कन्वर्ट। तो अगर मैं रिएक्टेंट के लिए ग्राफ प्लॉट करूं फॉर रिएक्टेंट, तो हम क्या कहते हैं कि जब टाइम जीरो है, जब टाइम क्या है? जब टाइम जीरो है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा? सबसे अपने हाई पे होगा। मतलब हम टाइम t अगर जीरो है तो उस केस में हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इतना है। अब जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो टाइम आगे बढ़ा, टाइम आगे बढ़ा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट हमारा क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है। तो जब रिएक्टेंट धीरे धीरे हमारा कंज्यूम होगा तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करेगा। ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करेगा। अब देखिए हम ये कह रहा हूं, चलिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर समझता हूं कि अगर टाइम, ध्यान दीजिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि टाइम t1 है तो हमारे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है? C1 है। अब टाइम t1 से क्या हो गया? अगर टाइम t1 से हो गया t2 तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन C1 से क्या हो गया? C2। देखिए जब टाइम t1 था तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन C1 था, देखिए C1 ज्यादा है टाइम t1 पे। जब हमारा रिएक्शन और आगे प्रोसीड किया तो टाइम t1 से क्या हो गया? t2 हो गया, तो कंसंट्रेशन C1 से क्या हो गया? C2 हो गया। तो मैं ये पूछूं कि बताइए कि इस टाइम इंटरवल में t1 और t2 के बीच में इस रिएक्शन का रेट क्या है? तो हम कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं कि सर चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन का रेट लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ सर चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। और अगर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में मैं लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर इस केस में कंसंट्रेशन क्या है? जब टाइम t1 है तो कंसंट्रेशन कितना है? C1 है, और जब टाइम t2 है तो कंसंट्रेशन कितना है? C2 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सर C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम रिएक्शन लिख रहे हैं ये रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं, और आपको मालूम है कि रिएक्टेंट के केस में जब भी हम रिएक्शन का रेट लिखते हैं तो आगे हम क्या करते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? तो देखिए इस ग्राफ से आपको क्लियर होगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। तो अगर C2 कम है C1 से, तो अगर C2 कम है C1 से तो ये वैल्यू किस में आएगी? माइनस में। और अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू किस में आ जाएगी? पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक टाइम इंटरवल के बीच में रिएक्शन का रेट निकाला गया है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर? इसको हम बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब मैं ये कहूं कि ये बताइए कि जब टाइम t है, मान लीजिए मैं इस पार्टिकुलर टाइम t पे ले लिया, ठीक है ना, मैंने ये टाइम t ले लिया, मैंने कहा इस टाइम t पे इस रिएक्शन का रेट क्या होगा? इस टाइम t पे रिएक्शन का रेट क्या होगा? तो चूंकि यहां पर आपने एक टाइम जो है वो क्या कर लिया, यहाँ पर इंस्टेंट टाइम ले लिया, एक फिक्स टाइम ले लिया। यहाँ पर डेल्टा t टेंड्स टू 0 है, मतलब अगर यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर r, इस केस में r
रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा टी टेंस टू क्या है, 0 है, तो इस केस में हम इस रेट को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे। और इस टाइम टी पे अगर मैं निकालना चाहूँ रिएक्शन का रेट, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक स्लोप ड्रा करूँगा, एक टेंजेंट ड्रा करूँगा, ठीक है। और ये जो टेंजेंट होगा यही इस रिएक्शन का क्या होगा, रेट होगा इस टाइम टी पे। तो यहां पर जो आपने एक जो स्लोप ड्रा किया, ठीक है, इससे है अटैच होकर जो आपने स्लोप ड्रा किया, यही इस रिएक्शन का क्या होगा, रेट होगा। और चूंकि ये क्या रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो यह कैसा स्लोप है, निगेटिव स्लोप है, तो हम बोलते हैं इसका जो है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इस रिएक्शन का रेट होगा टेंजेंट ऑफ निगेटिव स्लोप, ठीक है। ये जो निगेटिव स्लोप है इसी का टेंजेंट जो होगा वही इस टाइम टी पे क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस रेट बताएगा। और इसी को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि सर माइनस चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंजिंग टाइम, ठीक है। अगर यहां पर देखिए डेल्टा टी मतलब क्या है कि टाइम इंटरवल क्या है, बहुत ही कम है, एक्सटेंड टाइम पे टाइम इंटरवल बहुत ही कम है, जिसको आप जो है आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। तो अगर टाइम बहुत कम है, टाइम इंटरवल बहुत कम है, तो कंसंट्रेशन में चेंज भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पर डेल्टा जब हम क्या यूज करेंगे, डी यूज करेंगे, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस C2 माइनस C1 अपन क्या होगा, T2 माइनस T1। ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट हो गया। क्लियर है। तो ये बात हो गई किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। तो याद रखिएगा रिएक्टेंट के केस में इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, टेंजेंट ऑफ निगेटिव स्लोप। और ये आपका क्या हो गया, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम ग्राफ जो है प्रोडक्ट के लिए फाइंड आउट करें, ठीक है, अगर हम ग्राफ को किसके लिए प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, प्रोडक्ट के लिए। चलिए प्रोडक्ट के लिए फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन है और यहाँ पर आपका टाइम है, टाइम। अगर हम फॉर प्रोडक्ट के लिए बात करें तो आपको मालूम है कि अगर टाइम 0 होगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, 0 होगा। टाइम 0 का मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, टाइम 0 है। तो अगर अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, 0 होगा। तो अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 है, ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 पे, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी क्या करेगा, बढ़ेगा। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। देखिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर टाइम t1 है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यहां पे कितना है, C1 है। और टाइम t2 पर अगर हम देखें, टाइम क्या है, t2 है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी क्या है, C2। तो टाइम t1 पे कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का C1 है, टाइम t2 पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, C2 है। अब मैं क्या करूं, अगर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में अगर रेट देखना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं कि सर R एवरेज इक्वल टू चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंजिंग टाइम। तो यहाँ पर आपको, जबकि यहाँ पर आपने माइनस लिया था, यहाँ पर आपने क्या लिया, प्लस लिया। क्यों, क्योंकि फाइनल कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगा, फाइनल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का हमेशा ज्यादा होगा किससे, इनिशियल कंसंट्रेशन से। तो अगर मैं यहाँ पर रेट निकालना चाहता हूं तो मैं क्या कहूंगा, सर C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। क्लियर है। तो मैं C2 में से क्या करेंगे, C1 माइनस कर देंगे, T2 माइनस T1 कर देंगे। तो यहाँ पर हमको किस क्या हो जाएगा, इस प्रोडक्ट का हमको निकल जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज ऑफ रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक टाइम इंटरवल में आपसे पूछा जा रहा है, डेल्टा T और ये क्या है, डेल्टा C। लेकिन अगर मैं यहीं पे आपसे ये पूछूं कि बताइए इस टाइम T पे, इस टाइम T पे रिएक्शन का रेट क्या है, इस टाइम T पे रिएक्शन का रेट क्या है, तो आप क्या करोगे, यहां पे एक टेंजेंट ड्रा करोगे,
क्या ड्रा करोगे, एक टेंजेंट ड्रा करोगे। और चूंकि टेंजेंट ये स्लोप किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर टाइम जो है बहुत छोटा टाइम है, एक फाइनल एक इंस्टेंट टाइम है, तो इस केस में जो रेट होगा उस रेट को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट। और ये जो होगा क्या होगा, टेंजेंट ऑफ पॉजिटिव स्लोप। ये पॉजिटिव स्लोप का क्या होगा, टेंजेंट होगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर आपको क्या, यहाँ पर आपने माइनस लिया था, यहाँ पर आपने क्या लिया है, प्लस लिया। क्यों प्लस लिया है, क्योंकि आप खुद देखिए टाइम t1 एयर कंसंट्रेशन C1 है, टाइम t2 एयर कंसंट्रेशन क्या है, C2 है। मतलब टाइम बढ़ा तो कंसंट्रेशन भी क्या कर गया, बढ़ गया। तो यहाँ पर जब आप फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे, ठीक है, तो फाइनल वैल्यू ज़्यादा है, इनिशियल कम है, ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर आपको माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हो गया हमारा क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और उससे रिलेटेड क्या हो गए, ग्राफ हो गए। तो एक बार फिर ध्यान दीजिए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो अगर आप किसी भी रिएक्शन का रेट जो है एक एवरेज टाइम में, एक लिमिट टाइम में क्या करते हो, फाइंड आउट करते हो, एक लिमिटेड टाइम में फाइंड आउट करते हो, तो उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर आप किसी भी रिएक्शन का रेट एक इंस्टेंट टाइम पे फाइंड आउट करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए यह कोई रिएक्शन है, देखिए जैसे कहा जाए कि एक रिएक्शन है, N2 गैस रिएक्ट विद 3H2 गैस टू फॉर्म 2 अमोनिया गैस। और मैं कहूँ इस रिएक्शन का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। तो इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन H2 चेंज इन टाइम। ठीक है, अगर मैं H2 के रिस्पेक्ट में लिखूं तो माइनस, यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री कितनी है 3, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम। और अगर अमोनिया के रिस्पेक्ट में लिखूं तो 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये कौन सा रेट हो गया, एवरेज रेट हो गया। लेकिन अगर हम इसी को इंस्टेंटेनियस रेट के टर्म में लिखें, इंस्टेंटेनियस मतलब रेट मतलब जहां डेल्टा t टेंड्स टू क्या है, 0 है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जहां पर डेल्टा है उसकी जगह क्या लीजिएगा, डी चेंज इन कंसंट्रेशन N2 अपॉन चेंज इन टाइम माइनस 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल टू 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इसी रिएक्शन के लिए यह एवरेज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, और ये इसी रिएक्शन के लिए क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका हो गया। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपका जो टर्म्स नहीं है कि बहुत आपको परेशान होने की जरूरत है। ठीक है, बस यहाँ पर आपने क्या किया, डेल्टा यूज किया, और यहाँ पर आपने क्या यूज करा, डी यूज करा, क्योंकि यहाँ पर टाइम क्या है, इंस्टेंट टाइम है, जहाँ डेल्टा टी टेंड्स टू क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये उठता है स्टूडेंट कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, फैक्टर्स affecting on rate of reaction। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कंसंट्रेशन। क्या है, कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, बढ़ेगा। अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन का रेट भी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो किसी भी रिएक्शन का रेट जो होता है वह कंसंट्रेशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर केस में बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। इसी चैप्टर में जो हम आगे बात करेंगे कोलिजन थ्योरी, तो हम देखेंगे कि हम टेम्परेचर बढ़ा करके किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। हम ये ऑब्जर्व करते हैं, हम ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं कि अगर किसी भी रिएक्शन का जो टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो रिएक्शन का रेट जो है वो डबल हो जाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कि मोस्ट ऑफ द केस में ये देखा गया है कि अगर किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं, तो हर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा, फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया, तो रिएक्शन का रेट क्या होता है कि जो रेट रहता है पहले उसका वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, तो आगे चल के हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, रिएक्शन का रेट जो होता है वो कैटालिस्ट पर भी डिपेंड करता है। कैटालिस्ट पर डिपेंड करता है। कैसे? देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वह पॉजिटिव कैटालिस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पॉजिटिव कैटालिस्ट के डायरेक्टली। देखिए, कैटालिस्ट जो होते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। हम बोलते हैं कि दो सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन और डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन कॉल्ड एज कैटालिस्ट विदाउट कंज्यूम इन द केमिकल रिएक्शन। कैटालिस्ट जो होते हैं बिना रिएक्शन में कंज्यूम हुए रिएक्शन के रेट को क्या कर देते हैं, बढ़ा भी देते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, घटा भी देते हैं। अगर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं तो ऐसे कैटालिस्ट को हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट। अगर रेट ऑफ रिएक्शन को घटा रहे हैं तो ऐसे कैटालिस्ट को क्या बोलते हैं, निगेटिव कैटालिस्ट। क्या बोलते हैं, निगेटिव कैटालिस्ट। इसका मतलब कि रिएक्शन का रेट जो होता है वो पॉजिटिव कैटालिस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और निगेटिव कैटालिस्ट के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर पॉजिटिव कैटालिस्ट डालेंगे तो रेट का रिएक्शन बढ़ेगा, निगेटिव कैटालिस्ट डालेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, घटेगा। चौथा जो होता है वो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जितना ज़्यादा जो है सरफेस एरिया होगा रिएक्टेंट का, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है? आगे हम जब कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन सब चीज़ों की डिस्कस फिर से करेंगे कि किस तरह से कैटालिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है या घटाता है, टेम्परेचर किस तरह से किसी रिएक्शन की रेट को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।